सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं कि हाउ अ हार्मोन वर्क्स। एक हार्मोन कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोई भी हार्मोन होता है, उसकी टारगेट सेल होती है, उसके ऊपर वो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। सो हार्मोन को सबसे पहले सेल में जाने के लिए, सेल से जुड़ने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक प्रोटीन होता है जो एक स्पेशल होता है सिर्फ उसी हार्मोन के लिए, कि अगर ये हार्मोन अगर उस सेल में जाएगा तो ये उस मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर, रिसीव करने वाला रिसेप्टर। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स, इसी के अंदर पेप्टाइड भी हम काउंट कर लेंगे, इसी के अंदर हम अमीनो एसिड्स भी काउंट कर लेंगे। और दूसरे हैं स्टेरॉइड्स और थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके। सो अगर हम बात करें प्रोटीन हार्मोन की, तो जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, तो ये लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जितने भी प्रोटीन हार्मोन हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही लोकेटेड होते हैं। और ये इसका मतलब ये है कि ये सरफेस से जुड़े रिसेप्टर्स पर क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं, जो कि ये रिसेप्टर सिर्फ इन्हीं हार्मोन को पहचानते हैं, इन्हीं हार्मोन्स के लिए बने हुए हैं। तो रिसेप्टर्स क्या हैं? हार्मोन्स को कैच करने वाले, हार्मोन से बाइंड होने वाले स्पेशल प्रोटीन्स, जिन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। ये स्पेसिफिक होते हैं। अगर इंसुलिन हेपेटोसाइट्स पे जाएगा तो इंसुलिन हेपेटोसाइट के एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही जाकर जुड़ेगा। ओके। एक फिक्स रिसेप्टर होता है जो सिर्फ इंसुलिन के लिए ही होता है। ओके। सो प्रोटीन हार्मोन लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही लोकेटेड होते हैं, और ये कभी भी सेल के अंदर नहीं जाते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स, अमीनो एसिड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स कभी भी सेल के अंदर नहीं जाते हैं, इनके रिसेप्टर्स सरफेस पर ही होते हैं। ओके। अब बेसिकली है क्या हार्मोन? इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज लेके आए हैं। तो हार्मोन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन्स आर टर्म्ड एज फर्स्ट मैसेंजर। हार्मोन क्या कहलाते हैं? फर्स्ट मैसेंजर। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? प्रोटीन हार्मोन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन हार्मोन कभी भी सेल के अंदर नहीं जाएंगे। ओके। ये सेल के बाहर ही रिसेप्टर जो सरफेस पर होगा उससे बाइंड हो जाएंगे। ओके। अब चूंकि ये अंदर तो जा नहीं रहे हैं, तो अब ये अंदर अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? तो जैसे ही ये रिसेप्टर से जुड़ते हैं, हार्मोन्स को हम कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट मैसेंजर। ये जैसे ही रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं, अंदर जो सेल के अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस कुछ होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिस्पॉन्स 1। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर्स के बीच बाइंडिंग होती है, सर्टन चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, और वहाँ पर जनरेट होते हैं सेकंड मैसेंजर। क्या जनरेट होते हैं? सेकंड मैसेंजर, जो हार्मोन के मैसेज को सेल तक पहुँचाएंगे, सेल की वेरियस एक्टिविटीज़ तक पहुँचाएंगे। तो हार्मोन क्या है? फर्स्ट मैसेंजर। वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो वो सेल की सरफेस पर बैठे हुए रिसेप्टर के साथ क्या हो जाता है? बाइंड कर लेता है। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है, वैसे ही कुछ चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, और वहाँ जनरेट होते हैं कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या डेवलप होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्योंकि हमारा फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ सकता, तो उसका मैसेज लेकर कौन आएंगे? दूसरे कुछ मैसेंजर जो सेल के अंदर ही बनेंगे। ओके। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं सेल के अंदर। ओके। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम हो सकता है, साइक्लिक एएमपी हो सकता है। एनसीईआरटी में दो ही दिए हैं, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटॉल फॉस्फेट 3, ये भी हो सकता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। ये कब जनरेट होते हैं? जब हार्मोन और रिसेप्टर के बीच की बाइंडिंग हो जाती है, तब जनरेट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। अभी सेकेंडरी मैसेंजर जो हार्मोन की एक्शन है उसी को फुलफिल करते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर और बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, इनके कारण बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, और अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट आता है जो ये हार्मोन लाना चाहता था। ओके। सॉरी। सो आप प्रोटीन हार्मोन के बारे में क्या जानेंगे? प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करता है? प्रोटीन हार्मोन सेल के अंदर कभी नहीं आएगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा। इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे? मेम्ब्रेन पर ही होंगे। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग होती है, तो सेल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे क्या डेवलप उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होते हैं? कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटल फॉस्फेट, डीएजी,
दीज आर सेकेंडरी मैसेंजर्स। अब ये हार्मोन का जो मैसेज है ये उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फर्दर रिएक्शंस कराएंगे, सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और डिजायर्ड इफेक्ट आएगा जो हार्मोन लाना चाहता था। तो इसमें क्या 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, प्रोटीन हार्मोन जो होता है वो किस पर काम करता है, रिसेप्टर्स पे। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। क्या प्रोटीन हार्मोन कभी भी सेल के अंदर जाता है, नहीं जाता है। तो ये किसके थ्रू काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करता है। ओके, सेकेंडरी मैसेंजर कौन होते हैं, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट और डीएजी। ओके, और इन ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं सेल के अंदर और फिर आपका डिजायर्ड इफेक्ट आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन से हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। जितने भी प्रोटीन हार्मोन होंगे, पेप्टाइड हार्मोन होंगे, वो सब किसके थ्रू काम करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है इनमें से कौन सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है, तो मैंने बता दिया आपको, कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट और डीएजी। बस इतना से बात है। प्रोटीन उससे बाइंड होगा रिसेप्टर से, प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उससे क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे, सेल के अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिससे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे। सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस कराएंगे जिससे हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, जिसे हम कहते हैं एक्शन ऑफ हार्मोन और इफेक्ट ऑफ हार्मोन। तो यहाँ हार्मोन डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन एक्शन। अब देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि रिएक्शंस कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आगे कंप्लीट होगी रिएक्शंस, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है ना। इसके ऊपर लोड नहीं लेना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके। ओके, जस्ट आई एम गिविंग एन ऑप्शन, है ना। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी या फिर सेकेंडरी मैसेंजर कैसे काम करते हैं, उसके लिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक्शन देखते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन की एक्शन। सो हार्मोन, सो एक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। देखिए एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब ये बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, उस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं। ओके, सो एड्रेनलिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, तो अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा। बस सिर्फ आप देखिए ना, एग्जाम में नहीं आता ये सेक्शन, ये तो सिर्फ आप एक मैकेनिज्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, एक रिसेप्टर है जिसका शेप बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल जैसा है, कि जहाँ यहाँ पर सिर्फ यही हार्मोन क्या हो सकता है, फिट बैठ सकता है, क्योंकि दूसरे हार्मोन का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, तो वो हार्मोन इस रिसेप्टर पर बैठ नहीं सकता है। तो इस रिसेप्टर पर बैठने के लिए ये फिक्स हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, चलिए ये बाइंड कर गया। ओके, जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है अंदर की तरफ, एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन जो है, क्या एक्शन करना है हमें एड्रेनलिन में, एड्रेनलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ाता है। ओके, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, क्योंकि हमें फाइट, फ्लाइट, फियर वाली एक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। सो एड्रेनलिन कहाँ आता है, एड्रेनलिन अपने सरफेस पर जो रिसेप्टर है उससे बाइंड होता है। ओके, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, उससे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम होता है ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। ओके, क्या हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उससे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये हमारा रिस्पॉन्स 1 हुआ। एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है हार्मोन रिसेप्टर के बाइंडिंग होने से। रिसेप्टर के अंदर एक्चुअली ये एडिनाइल साइक्लेज जो है रिसेप्टर से जुड़ा होता है, और रिसेप्टर में हार्मोन जुड़ने के कारण इसके अंदर
चेंजेस आते हैं और ये एक्टिवेट हो जाता है। अब एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, एंड नोट दैट साइक्लिक एएमपी इज अवर सेकेंडरी मैसेंजर। तो उसके बाद क्या डेवलप हुआ, सेकंड मैसेंजर डेवलप हो गया साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी ने फिर क्या किया, एक प्रोटीन होता है प्रोटीन काइनेज, उसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसने, साइक्लिक एएमपी ने। साइक्लिक एएमपी क्या था, सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये क्या कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके अब जो प्रोटीन काइनेस एक्टिव हुआ उसने फिर क्या किया, इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज को एक्टिव फॉस्फोराइलेज में कन्वर्ट किया। फिर एक्टिव फॉस्फोराइलेज ने क्या किया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था उसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव में कन्वर्ट किया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के एक्टिव होने से क्या हुआ, इस एंजाइम ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एड्रेनलिन आया अपने रिसेप्टर पर बैठ गया। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण इस रिसेप्टर के अंदर कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए होंगे जिसके कारण ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ। एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से इसने एटीपी को ब्रेक कर दिया साइक्लिक एएमपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बनती है, यही तो हमारा क्या है, सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है, हार्मोन। सेकंड मैसेंजर यहाँ पर कौन डेवलप हुआ, साइक्लिक एएमपी। अलग अलग हार्मोन में अलग अलग सेकंड मैसेंजर डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर साइक्लिक एएमपी हुआ, कहीं पर कैल्शियम हो सकता है, कहीं पर IP3 हो सकता है, कहीं पर DAG हो सकता है। ओके तो यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव था उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव फॉर्म में था उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव फॉर्म में था उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। तो साइक्लिक एएमपी के कारण ये सारी चेंजेस हुए, ये रिएक्शंस हुई और फाइनली क्या हुआ, ग्लाइकोजन टूट गया किसमें, ग्लूकोज में, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यही तो हम चाहते थे, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाना चाहते थे और इन केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो हो गया। एड्रेनलिन यही तो चाहता था। एड्रेनलिन करता ही क्या था कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ाता था, पर एड्रेनलिन अंदर जा नहीं सकता था। तो एड्रेनलिन किससे बाइंड हुआ, रिसेप्टर से, और उसने क्या जनरेट किए, सेकेंड मैसेंजर्स। ओके तो आपके लिए एग्जाम में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी याद ना रखें। इट्स जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि सेकंड मैसेंजर क्या करता है, बहुत सारी रिएक्शनें कराता है जिसके कारण फर्दर इफेक्ट आता है। सो प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड हार्मोन, दे आर फर्स्ट मैसेंजर्स। लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, सेल के अंदर नहीं जा सकते, रिसेप्टर से बाइंड होंगे। इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, मेम्ब्रेन पे होंगे। रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। प्रोटीन और हार्मोन और रिसेप्टर के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके कारण कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ पर कन्फर्मेशन चेंज हुआ था रिसेप्टर में, उसके कारण एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स 1 आता है। उसके बाद उस रिस्पॉन्स के कारण कुछ सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होते हैं, दैट आर कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट 3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जिसके कारण फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, जैसा कि यहाँ पर ग्लूकोज आया। ओके तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट मैसेंजर कौन था, हार्मोन। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, IP3, DAG। ओके क्या ये हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर जाते हैं, नहीं जाते हैं। ओके तो ये किसके थ्रू अपनी एक्शन को मेडिएट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपनी रिएक्शन को मेडिएट करते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैकेनिज्म एक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने FSH का एग्जांपल लिया है। ओके FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी की जो फॉलिकल्स है उनकी क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। ओके सो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेरॉयड हार्मोन की। स्टेरॉयड हार्मोन में क्या रहेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, उनके रिसेप्टर सरफेस पर नहीं होंगे, उनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल के अंदर होंगे। ओके हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर हो, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। ओके और फिर वो कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके अच्छा एक और बात ये है कि इसकी एक्शन बड़ी फास्ट होती है ना, ये साइक्लिक एएमपी और ये सब ना फास्ट एक्शन जनरेट करते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन को अंदर जाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, बाहर से ही काम हो गया है ना, सिर्फ इसने मैसेज किया और पूरी की पूरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ओके जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपने फ़ोन लगा दिया, आपका कोई काम करना था, आपने फ्रेंड को बोला, सपोज ये कर लीजिए आप कि आपको एक बुक खरीदना है और उस बुक शॉप के पास में आपका फ्रेंड रहता है, तो आपने क्या किया, एक फ़ोन लगाया अपने फ्रेंड को कि यार मुझे वो वाली बुक चाहिए, और आपका दोस्त जो है उस शॉप पर जाकर बुक ले आता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन, आप फर्स्ट मैसेंजर हो, आपका दोस्त जो है वो सेकंड मैसेंजर है, और उसने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया।
एम आई क्लियर टू यू? तो ये एक्शन क्या होगी? फास्ट एक्शन होगी। अगर आपको खुद जाना पड़े दुकान के पास, या आप पहले अपने दोस्त के घर जाएं और फिर आप दोनों एक बुक लेने जाएं, तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा? थोड़ी स्लो हो जाएगा। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो एक्शन होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है, ये थोड़ा एक्शन कैसा होता है? फास्टर एक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स की। स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन दोनों, ठीक है, ये दोनों लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और सेल के अंदर जा सकते हैं। तो दीज हार्मोन कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज दे कैन एंटर इनसाइड द सेल। ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। ओके, तो ये कैसे हार्मोन होते हैं? लिपिड सॉल्युबल, बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। ये लिपिड सॉल्युबल होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और सेल के अंदर जा सकते हैं। इनके रिसेप्टर ऑब्वियसली कहाँ होंगे? सेल के अंदर होंगे। सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे तो बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, अगर न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो कहेंगे इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ओके, तो पहला बात तो ये हो गया कि प्रोटीन हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते थे बिकॉज दे आर लिपिड इनसॉल्युबल, लेकिन ये सेल के अंदर जा सकते हैं क्योंकि ये आर लिपिड सॉल्युबल। कौन कौन से? स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन। इनके रिसेप्टर सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होंगे तो कहेंगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, और न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। सो सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक हार्मोन होता है, या तो स्टेरॉइड हार्मोन होगा या थायराइड हार्मोन होगा, बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर और इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। एनसीईआरटी में एस्ट्रोजन का एग्जांपल दिया है। एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक भी हो सकता है। तो इंट्रा सेलुलर या इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, अपने रिसेप्टर से जाकर क्या होता है? बाइंड होता है। रिसेप्टर क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए पर एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर बाइंड होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? डीएनए पर एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर क्या होता है? बाइंड हो जाता है, और वहाँ से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट कराता है। डीएनए पर अलग अलग क्या होंगे? बेस सीक्वेंस होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो भी इसकी डिजायर्ड सीक्वेंस है, वहाँ पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, जिससे क्या बन जाएगा? उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ उसका क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और एमआरएनए का ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन या एंजाइम जो भी बनेगा, और एंजाइम से पर्टिकुलर क्या होगी? एक्शन होती है। ओके, जैसे यहाँ पर कौन से प्रोटीन बन रहे हैं? यहाँ पर एक बन सकते हैं ओवा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ओवा एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनता है यहाँ पर, जो कि क्या कराता है? फॉलिकुलर सेल्स का डिफरेंशिएशन कराता है। ओके, सो ये कैसे हार्मोन है? तो आपको बता दिया, ये हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। ये हार्मोन सबसे पहले अपना जहाँ भी रिसेप्टर होगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में होगा तो इंट्रासेलुलर, और अगर न्यूक्लियस में होगा तो इंट्रा न्यूक्लियर, वहाँ रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे। ओके, बाइंड करने के बाद ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए पर बाइंड करता है। डीएनए से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। फिर उससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन या फिर एंजाइम, ये एंजाइम एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। फिर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और पर्टिकुलर क्या बन जाएगा? आपका एक्शन आ जाएगा जो भी हार्मोन चाहता था। जैसे मैं अगर एस्ट्रोजन का एग्जांपल लूँ, सो एस्ट्रोजन इज अ सेक्स स्टेरॉइड्स। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। इसका रिसेप्टर कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये डीएनए पर बाइंड करता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है पर्टिकुलर सीक्वेंस का। ये एमआरएनए सेल के बाहर निकल जाता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ इसका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम होता है ओवा एल्ब्यूमिन। अगेन ये आपको याद नहीं रखना है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये प्रोटीन कौन सा बनता है? ओवा एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन क्या करता है? फॉलिकुलर सेल्स का डिफरेंशिएशन कराता है। और आप लोग जानते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है,
सो ये फॉलिकुलर सेल्स का डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इस टाइप से एक्शन परफॉर्म होती है। ओके, अब चूंकि ये हार्मोन को सेल के अंदर जाना होता है ना, फिर डीएनए से बाइंड होना होता है, फिर एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, तो आप समझ सकते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इसमें टाइम लगता है। तो ये स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स या थायरोक्सिन हार्मोन्स जो है ये सेल के अंदर जाके काम करते हैं, डीएनए के ऊपर काम करते हैं, तो दे आर स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। ओके, और द एक्ट थ्रू सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आप जानते हैं ना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो इस तरह से ये कैसे काम करते हैं, सेंट्रल डोग्मा के थ्रू काम करते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम नहीं करते हैं। ओके, तो सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली डीएनए पर बाइंड होते हैं, सेंट्रल डोग्मा के थ्रू काम करते हैं, स्लो एक्टिंग होते हैं, है ना। इनसे एक प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है, या तो एंजाइम के फॉर्म में होगा तो वो एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को मेटाबोलाइज करेगा, कैटालाइज करेगा, उससे एक इफेक्ट आएगा, है ना। तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा। जो लिपिड, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं, फास्टर एक्शन होती है, ये खुद डायरेक्ट काम करते हैं, है ना, इसलिए स्लो एक्टिंग होते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा के थ्रू काम करते हैं। सो नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये हो गया हमारा पूरा क्लियर चैप्टर, है ना। तो ये रिवीजन हमने करा इस चैप्टर का, इसमें सारी मेन पॉइंट मैंने आपको कवर करे, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। सो आप अच्छे से तैयार कीजिए इसे। ओके, थैंक यू।